मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनरावलोकन की मीनिंग डेफिनेशन की बात करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन क्या आशय है, क्या अर्थ है और किस तरह से काम करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय और इस कार्य के लिए संविधान द्वारा अधिकृत अन्य न्यायालयों द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से यदि संघीय राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है तो अपने निश्चित सीमाओं के बाहर या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है तो संघीय व्यवस्थापिका या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे प्रत्येक विधि अथवा संघीय और राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा संबंधित संविधान द्वारा अधिकृत अन्य न्यायालयों को शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन धारणा के मुख्य प्रतिपादक अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में निर्णय देते हुए न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा प्रस्तुत की थी कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों और कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों को वह निरीक्षण है जिसके द्वारा निर्णय करता है कि एक लिखित संविधान द्वारा अथवा इस प्रसंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किए हैं। कॉर्बिन न्यायिक पुनरावलोकन अर्थ स्पष्ट करते कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य कानून को शक्ति से है जो अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है जिसे वो अवैध इसलिए व्यर्थ समझे। न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था को सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया, लेकिन अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था के स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए। वर्ण संविधान में सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इसके आधार पर मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यायाधीश मार्शल ने अपने निर्णय में प्रमुख रूप से निम्न बातों पर बल दिया। संविधान एक लेखपत्र डॉक्यूमेंट है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है। दूसरी, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है। तीसरी बात कही, इसलिए वो सभी कानून जो संविधान के प्रतिकूल हैं, अवैध हैं, जो न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करते हैं, मानते हुए इनकार कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था की गई। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका में न्यायपालिका को इस बात की जांच करती है कि कानूनों का निर्माण विधि की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर हुआ अथवा नहीं। भारत में न्यायपालिका केवल इस बात के आधार पर कानूनों की जांच करती है कि कानूनों का निर्माण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर हुआ है या नहीं। इस सीमित शक्ति के आधार पर न्यायपालिका द्वारा संसद द्वारा निर्मित कुछ कानूनों और शासन द्वारा किए गए कुछ कार्यों को अवैध घोषित किया गया ताकि संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा की जा सके। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था प्रारंभ से ही आलोचना और विवाद का विषय रही और व्यवहार में भी प्राय देखा गया कि अमेरिका में ही भारत को कोई अन्य देश अब कभी न्यायपालिका से किसी कानून या प्रशासन निर्णय को अवैध घोषित किया तब न्यायपालिका इस कार्य में जिस वर्ग के हितों, जिस दल के राजनीतिक हितों का आघात पहुँचे तब उस दल या वर्ग ने न्यायपालिका की आलोचना करते हुए कहा। न्याय पुनरावलोकन के विरुद्ध प्रमुख रूप से निम्न तर्क दिए गए। पहले देखेंगे हम शक्ति पृथक्करण की धारणा के प्रतिकूल है। शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र का एक मान्य सिद्धांत है और अमेरिकी शासन प्रणाली की तो मौलिक विशेषता शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था न्यायपालिका की व्यवस्था और कार्यपालिका से उच्च स्थान प्रदान करती थी। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। दूसरा, लोकमत और लोकतंत्र की अपेक्षा। अमेरिका हो या भारत, व्यवस्थापिका अमेरिका में कांग्रेस, भारत में संसद देश के प्रतिनिधि संस्था है और राष्ट्र लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है। सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का वैध घोषित करने का अधिकार देना लोकमत और लोक भावना और लोकतंत्र का उल्लंघन है।
तीसरी बात है लोकतंत्र प्रगतिशीलता में बाधक। भारत अमेरिका अन्य देशों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर प्रगतिशील कानून को अवैध घोषित कर अपने औदारवादी होने का परिचय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट और कृषि आयोजन एक्ट जैसे प्रगतिशील कानून को अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 50-51 में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के अंतर्गत पारित कुछ भूमि सुधार कानून को अवैध घोषित किया। 1970 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवर्ष के अंत संबंधी आदेशों को अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी औदारवादिता का सर्वाधिक परिचय 1967 के गोकुलनाथ विवाद में 6-5 के बहुमत से निर्णय देकर किया कि संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को छीनता है या कम करता हो। इस प्रकार न्याय पुनरावलोकन व्यवस्था प्रगतिशीलता में बाधक सिद्ध हुई। निर्णय में एकरूपता का अमेरिका, भारत और अन्य देशों में देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक ही विषय पर अलग अलग समय पर परस्पर विपरीत निर्णय देता है। उदाहरण के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 52 और 65 के निर्णय में दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा संशोधित कर सकती है, लेकिन 67 में बहुमत निर्णय में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। पांचवी जो बात कही, सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वाधिक सीमा तक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तृतीय सदन का रूप धारण कर लिया और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से नितांत अनुचित स्थिति है। छठी जो बात है, निर्णय की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया। न्यायालय बहुमत निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय देकर के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं और आलोचकों के अनुसार ये स्थिति न्यायिक निर्णय की बुद्धिमत्ता के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है। आलोचकों के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में स्थिरता उत्पन्न कर देती है और न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के आधार पर न्यायालयों ने कुछ परिस्थितियों में अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया और 67 में गोकुलनाथ विवाद में दिया गया निर्णय ऐसा ही एक उदाहरण है। इन सब के अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति को जन्म दे सकती है। अब देखेंगे न्यायपालिका इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या महत्व है। इसमें अमेरिका, भारत और कुछ देशों में विभिन्न लेखकों के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की गई, लेकिन इस प्रकार की आलोचना अधिकांश अंशों में भ्रमपूर्ण है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व बताते हुए निम्न बातें कही गई। पहली, सीमित शासन की कल्पना को साकार करना। वर्तमान समय का आदर्श ऐसा संविधानवादी शासन है जिसमें शासन और शासन के प्रत्येक अंग को सीमित शक्ति ही प्राप्त है और सीमित शक्तियों वाले शासन के आदर्श को न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्ति विभाजन को बनाए रखते हुए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर कर सकता है। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कार्य किए। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था न हो तो नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता का स्थिति सरकार की दया पर निर्भर करता है। संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। इन सब के अतिरिक्त विशेष रूप से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय संविधान बदली परिस्थिति के अनुरूप गतिशीलता प्रदान की और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ये परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान बदलती हुई परिस्थितियों का रूप ढल गया। वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधानवादी शासन के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। यदि न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था न हो तो लोकतंत्र, अधिनायकवाद और मनमाने शासन परिणत हो जाएगा और न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था संविधान के संतुलन चक्र का कार्य करती है और शासन की शक्ति को मर्यादित करने का एक प्रमुख साधन है। भारत में जून 1975 के आपातकालीन घोषणा के बाद जब सत्तावादी शासन की यात्रा हुई तब 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया था और न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया को कठिन बना दिया था। लेकिन 1977 में लोकतंत्र की पुनः स्थापना के साथ 43वें संविधान संशोधन 77 द्वारा 42 संविधान संशोधन के उपयुक्त प्रावधानों को समाप्त कर न्यायिक पुनरावलोकन संबंध में पुनः उसी स्थिति को अपना लिया जो 42वें संविधान संशोधन पूर्व थे। इस प्रकार लोकतंत्र और न्यायिक पुनरावलोकन साथ साथ चलते हैं।
जनहित अभियोग न्यायिक सक्रियता। भारत की न्यायिक व्यवस्था की एक विशेष प्रवृत्ति है कि लगभग 1.5 दशक से प्रचलन में है। जनहित अभियोग का आशय है कि पीड़ित पक्ष की ओर से जनहित में किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय द्वारा न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में 1980 के बाद से और विशेषतः 1994-96 के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों ने जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था में पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली। भूमिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के निर्देश दिए और इस बात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है और सरकारी एजेंसियों को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो 1996 प्रधानमंत्री को भी निर्देश दिया था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को हल करने का प्रयत्न करें और उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई गई न्यायिक सक्रियता की इस स्थिति को कुछ पक्षों द्वारा आलोचना की गई। महत्वपूर्ण है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों पूरा करने में असफल रही है। इस कारण न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की स्थिति अपनानी पड़ी और न्यायिक सक्रियता की इस स्थिति और धारणा को संविधान की रचनात्मक व्याख्या करते हुए अपनाया गया। भारत में आज की परिस्थिति में न्यायिक सक्रियतावाद शासन की अक्षमता और साथ ही मनमाने और भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए एक अच्छा साधन हुई है।